अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर ज़हरीन वीलॉग्स। कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ के हवाले से अपने वीलॉग्स का सिलसिला दोबारा से शुरू करें और हेल्थ के हवाले से भी आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस और उसकी रोशनी में गाइडलाइंस आप लोगों के साथ शेयर करें। आज की ये वीडियो जो हम बनाने लगे हैं वो ख़ुसूसी तौर पर एक बहुत ही अहम मसला जो हमल के दौरान मेरे हिसाब से एक बहुत ही संगीन और बहुत सीरियस मसला है जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और वो है शुगर का या जेस्टेशनल डायबिटीज़ का। हमल के दौरान हो जाने वाली शुगर जो माँ को होती है और उसके असरात बच्चे पर भी पड़ते हैं। बच्चे की ज़िंदगी और सेहत पर उसके क्या असरात पड़ते हैं, ये आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और क्या एहतियात आप कर सकते हैं जिनसे आप बच सकते हैं, ये सब बातें। क्या इलाज होना चाहिए, किन लोगों में ज़्यादा होती है, ये सब बातें करेंगे आज। सबसे पहले तो मैं जो उसकी सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनके बारे में बात करूँगी। वो इसलिए कि आप लोग इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। वैसे तो रूटीन में जितनी भी ख़वातीन एंटीनेटल चेकअप्स के लिए जाती हैं, उनका सबसे पहले जो रूटीन में टेस्ट करवाए जाते हैं, उनमें आरबीएस यानी रैंडम ब्लड शुगर का एक टेस्ट शामिल होता है, जिसमें देखा जाता है कि कितने लेवल्स रह रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारी ख़वातीन कहती हैं कि अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत नहीं है और टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादातर अक्सर 8-9 महीने बाद उनको याद आता है कि अच्छा ये कुछ हो चुका है। और तब तक हो जाने वाली पेचीदगियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप अगर चाहें भी मरीज़ चाहे भी और कि बहुत मैं पैसा भी लगा लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, तो इलाज करना मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि बच्चे को उन चीज़ों की वज़ह से नाक़ाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच चुका होता है। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद भी यही है कि आपके बच्चे की सेहत, अगर आपको अपने बच्चे का ख़्याल है, उसकी सेहत का ख़्याल है, तो अपने टेस्ट हमल के पहले दूसरे महीने में एक दफ़ा ज़रूर करवाएँ। अपनी शुगर का ख़्याल रखें अगर इस किस्म की कोई अलामत आती है। आपके बच्चे को क्या मसले हो सकते हैं? आपके बच्चे के असाबी निज़ाम में, उसके सर बनने में, उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसकी डेवलपमेंट में सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, बहुत ही गहरे किस्म के मसले आ सकते हैं। सर में पानी अ, हो सकता है। जो आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये रीढ़ की हड्डी है और सर को मिलाने वाला जो सिस्टम है असाबी निज़ाम का, इसमें फोड़े बन सकते हैं शुगर की वजह से। हो सकता है बहुत ही सीरियस और संगीन केसेस में दिमाग ही डेवलप ना करे, जिसको एकरेनिया या सर का ना बन पाना, दिमाग का ना बन पाना भी कहते हैं। ये चीज़ें हो सकती हैं और सबसे सीरियस कंडीशन में मिसकैरेज या हमल आपका ज़ाया हो सकता है। तो ये जो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किए हैं कि जो पेचीदगियाँ हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं। वो इसलिए ताकि आप देखें और समझें कि ये किस कदर ज़रूरी है। अगर किन लोगों को कई लोग ये भी पूछते हैं कि जी किन लोगों को ये ज़्यादा होता है। ये हमारी एशियन जो जीन्स हैं इनमें ये ज़्यादा पाया जा रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी डिस्कस करते हैं। अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स में से किसी को है या आपके पिछले किसी हमल में शुगर का मसला आपको रहा है तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कंसीव लेट किया है या एज फैक्टर है, हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है। समटाइम्स मैं सब केसेस की बात नहीं कर रही, वेरी रेयरली आईवीएफ या जो आईयूआई है उससे होने वाली प्रेगनेंसीज़ में भी समटाइम्स ये देखा जाता है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एशियन जो हाउस होल्ड्स हैं, वहाँ पे जो हमारे ये बरसगीर का खित्ता है, यहाँ पे हमल का मतलब समझा जाता है। ज़्यादातर लोगों को तो खुराक इतनी अच्छी हमल में मुहैया नहीं है। जिनको अवेलेबल है, वो समझते हैं कि अब हर चीज़ खा लेनी है। जितना भी आप खाएँगे वो बच्चे को लगेगा। अब इसमें जो चीज़ आपने बतौर माँ आपने क्या चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपका वेट गेन 6 से 13-14 किलो इसके दरमियान रहना चाहिए हमल के दौरान, जो आपका वेट गेन हुआ है। इससे ज़्यादा अगर होगा तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस आएँगी, आपके बच्चे के लिए मसले पैदा होंगे। तो ये चीज़ आपने देखते रहना है कि आपका वज़न क्या खतरनाक हद से ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा और ख़ास तौर पर जो
चीज़ अक्सर हमसे पूछी जाती है कि जी हम तो मीठा नहीं खाते। अगर हम मीठा नहीं खाते, हम तो कोई भी हमारे में प्रेगनेंसी में ऐसी चीज़ नहीं खा रहे। देखिए, जो शुगर ने बढ़ना है वो आपके कार्बोहाइड्रेट इनटेक से भी बढ़ना है। अगर आपकी रोटी और चावल खाने का कई जगह पे ये भी खुदा ना ख़ास्ता सुनने को मिलता है कि अब आपने 1 शख़्स के लिए नहीं, आपने 2 लोगों के लिए खाना है। आपने यानी 1 रोटी नहीं, 2 रोटियाँ खा अगर आपको भूख है, आप ग्रेजुअली अपनी रोटी की मिक़दार बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब उसको 2 या 3 रोटियाँ कर देना, ये दिस इज़ टोटली स्टुपिडिटी, जहालत है। बिल्कुल इतनी भी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी में औरत की नहीं बढ़ जाती। बच्चे को इतनी भी गैर ज़रूरी तवानाई की ज़रूरत नहीं होती। अपने टेस्ट लाज़मी करवाते रहें और देखते रहें कि क्या चीज़ें चल रही हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर ये प्रेगनेंसी चलती रहती है आगे, तो आगे प्रेगनेंसी में क्या मसले हो सकते हैं? जो मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं कि पानी जी बहुत ज़्यादा है, पानी बढ़ गया, आपके पेट में पानी बढ़ गया। बच्चे के इर्द-गिर्द जो पानी है पॉलीहाइड्रोमियन, वो किस वजह से होता है कि यूरिन ज़्यादा है, लीक ज़्यादा हो रहा है। तो उसकी वजह से अब अ, उसकी वजह से मसले क्या होते हैं कि एक तो बच्चे का वज़न भी ज़्यादा है, उसको डिलीवर करना भी नॉर्मली अच्छा ये भी एक बात इसमें बताती चलूँ कि नॉर्मली डिलीवर करना भी पॉसिबल नहीं होता। ज़्यादातर उन ख़वातीन के बच्चे जो थ्रू आउट द प्रेग्नेंसीज़ जिनमें शुगर रही है, यानी टोटली उनमें शुगर रही है, तो बर्थ वेट बच्चों का बहुत अच्छा या ज़्यादा होता है और उस उनको अगर आप नॉर्मली डिलीवर करवाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमारे यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है कि नॉर्मली ही डिलीवर करना है, चाहे उसमें 3rd या 4th डिग्री पेनिनियल टियर ही आ जाए। यानी कि ऐसे ज़ख्म आ जाएँ जिनका कई-कई महीनों में ठीक होना मुमकिन नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है माँ को शुगर है तो ठीक होना ज़ख्म का बहुत मुश्किल है। वैसे तो 90% केसेज़ में डिलीवरी के बाद शुगर नॉर्मल हो जाती है, लेकिन नहीं भी होती। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है कि फिर अब हम ज़ख्म को कैसे ठीक करें, जो इतने ज़्यादा टीयर्स आ गए हैं। बहरहाल, तो नॉर्मली डिलीवर करना इसमें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बेहतर यही होता है कि सिज़ेरियन की तरफ जाएँ क्योंकि बच्चे का वज़न ज़्यादा होता है। और उसके अलावा ये हो रहा होता है कि समटाइम्स बच्चे को अरिथमियाज़ बच्चे की धड़कन अचानक तेज़ हो जाती है। बच्चा खुद कुछ कॉम्प्लिकेशंस में जा रहा होता है। शुगर वाले मरीज़ों में सर्फेक्टेंट जो बच्चे ने जब डिलीवर होना है, उसने साँस लेना है, एक उसको फेफड़ों में मुनासिब साँस लेने के लिए जो एक चीज़ चाहिए, वो प्रॉपरली सेक्रीट नहीं हुई होती। कई बच्चे डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, साँस लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। नर्सरी में वैसे तो शुगर वाले मरीज़ों के बच्चों को रखना ही होता है, क्योंकि पहले 24 से 48 घंटों में देखना होता है कि क्या उनकी शुगर बच्चे की कम तो नहीं होगी बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि माँ के जिस्म से आने वाली शुगर पे उसका इन्हिसार होता है और जब अचानक से वो लेवल ड्रॉप होता है, तो बच्चे को थोड़ा-सा मुश्किल उसके मेटाबॉलिज़्म को एडजस्ट होने में वक़्त लगता है। तो ये कुछ मसाइल हैं जो शुगर वाले मरीज़ को और शुगर वाले मरीज़ के बच्चे को और ऑब्वियसली पूरी फैमिली को बर्दाश्त करने पड़ सकते हैं। इनसे बच आप कैसे सकते हैं? अपनी डाइट मुनासिब रखें। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी या वॉक ज़रूर करें। हमने आपको वेट गेन का भी बताया है कि वेट गेन आपका कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। हमल के दौरान जो एक ये कॉन्सेप्ट बना लिया जाता है कि अब कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं, अब अगर ज़रा-सा भी हिले तो कोई मसला हो जाएगा, ये भी एक जाहिलाना तसव्वुर है। वेस्ट में आप देखें ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2 इंतहाएँ हैं जो हम रूटीन में देखते हैं। एक तरफ वो ख़वातीन होती हैं जिनकी सेहत इंतहाई ख़राब होती है, अनीमिया, पता नहीं कौन-कौन से मसले। ज़रा-सा चल रही हैं, साँस फूल रहा है। लेकिन कोई ना खुराक होती है, ना आराम होता है। दूसरी तरफ वो ख़वातीन होती हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, कई तरह के मसाइल हमल में होते हैं, लेकिन वो कह रही होती हैं कि नहीं हमने नहीं चलना। तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं। ना तो आपने इतना ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है कि बच्चे की और आपकी सेहत ख़राब हो और ना ही आपने इतना ज़्यादा रिलैक्स करना है या फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म करनी है कि ना सिर्फ़ ये कि आपकी अपनी सेहत ख़राब हो बल्कि आपके बच्चे को भी ज़िंदगी भर के लिए वो किसी पेचीदगी का शिकार हो जाए। यही आज का टेक होम मैसेज है कि अपना जो लाइफ़स्टाइल है उसको एक्टिव रखें प्रेगनेंसी में और अपने बच्चे की सेहत को भी ठीक रखें, अपनी सेहत को भी ठीक रखें और साथ-साथ अपने प्रेगनेंसी में टेस्ट ज़रूर करवाते रहें।
अल्लाह हाफ़िज़।